नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज के आर्टिकल देखते हैं। तो आज द हिंदू से हम एक ही आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेडिशन के बारे में है, देशद्रोह से जुड़े हुए कानून के बारे में है, कैसे इसका समय समय पर दुरुपयोग किया गया है अंग्रेजों से लेकर आज तक, उस चीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में क्या किस कानून में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्या उसके भी कुछ सुझाव दिए गए हैं इस आर्टिकल में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस है, जैसे लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा क्लैट के लिए भी हमारे पास में एक कोर्स है। उसके अलावा हाल ही में लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन IBBI, इसके लिए भी एक कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 तारीख से। तो अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो ये कोर्स जरूर विजिट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का MCQ देखते हैं। वो यह है कि रेड ईयर्ड टर्टल के बारे में निम्न में से कौन से कथन या कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। आपका पहला ऑप्शन है, इट इज कंसीडर्ड एज अ मेजर थ्रेट टू नेटिव टर्टल। तो जो हमारे नेटिव टर्टल है, जो मूलतः हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनके लिए ये रेड ईयर्ड टर्टल खतरा है। ऑप्शन बी है कि इनका उत्पादन जो है वो बहुत तेजी से होता है। ऑप्शन सी है कि ये मिसिसिपी रिवर जो है इस एरियाज में पाए जाते हैं, इस नदी और इससे जुड़े हुए एरियाज में पाए जाते हैं, इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों कथन सही है। तो जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अभी आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न पर, हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर। वह यह है कि सेडिशन क्या है, देशद्रोह क्या है, और साथ में देशद्रोह या जिसे राजद्रोह भी कहते हैं, इससे जुड़े हुए कानून के बारे में भी आपको चर्चा करनी है, और इस कानून का कैसे दुरुपयोग किया जाता है इसके बारे में भी आपको विस्तृत चर्चा करनी है। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल पे और हमारे आज के जो इकलौता आर्टिकल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो केदारनाथ केस में जो जजमेंट दिया है उसको रीलुक करने की, उसे पुनः देखने की, उसकी पुनः विवेचन, उसकी विलोचना करने की यहाँ पर आवश्यकता बताई गई है, जो कि देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये समाचार में क्यों है, तो रिसेंट चार्जेस ऑफ सेडिशन अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो ऐसे बहुत से इंडिविजुअल है जिनके अगेंस्ट हाल ही में बहुत सारे सेडिशन के मामले, देशद्रोह के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम रिलूक करें, हम पीछे पलट के देखें कि अभी तक जो केस हुए हैं उनमें असीम त्रिवेदी एक केस हुआ था, ये 2012-13 के दरमियान, तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा मूवमेंट चल रहा था, उस समय ये केस हुआ था। तो इसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने कुछ गाइडलाइन रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी आप देशद्रोह के मुकदमा किस पर चलाना चाहते हैं या ये प्रोविजन किस पे लगाना चाहते हैं, तो पुलिस को कुछ गाइडलाइंस को देखने की जरूरत होनी चाहिए और इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ मटेरियल की जो मूल भावना है, जो मटेरियल है, जो ठोस चीज है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसे देखने की आवश्यकता है। तो इसमें बताया गया है वेदर इट कॉजेज डिसअफेक्शन, कि ये क्या डिसअफेक्शन पैदा करता है, ये क्या देश से जुड़ा या गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक हीन भावना किसी सिटीजन के मन में पैदा करता है। उसके अलावा एनिमिटी एंड डिसलॉयल्टी, कि यहाँ पे आप देश के अगेंस्ट चले गए, डिसलॉयल्टी से यहाँ पर ये मतलब है, तो आप सरकार के द्वारा या देश के द्वारा आपको भड़काया जा रहा है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर भी ये प्रोविजन लगा रहे हो तो क्या ये इन सारी गतिविधियों में संलिप्त है, इन सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा whether it is of magnitude of inciting violence or create public disorder, तो यहाँ पर क्या जो गतिविधि की गई है जिस पर आप मुकदमा चला रहे हैं, जिस पर ये प्रोविजन लगा रहे हैं, उसने जो एक्टिविटी, जो गतिविधि करी है, क्या वो अपने आप में पब्लिक डिसऑर्डर, जो हम कहते हैं एनार्की, जो सोसाइटी में या हमारे देश में क्रिएट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, एक अस्थिरता बनाने के लिए, क्या वो अपने आप में पर्याप्त है वो गतिविधि, ये देखने की भी आपको आवश्यकता होती है। उसके अलावा ऑब्टेनिंग लीगल ओपिनियन इन राइटिंग फ्रॉम लॉ ऑफिसर, कंप्लायंस
विथ प्री कंडीशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विधिक अफसर है उससे आपको लिखित में लीगल ओपिनियन, एक कानूनी सलाह लेना आवश्यक हो जाता है जब भी आप ऐसा प्रोविजन किसी के अगेंस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए कुछ कि अगर हम 2016 से 19 के बीच में देखें तो सेडिशन के जो मामले हैं, देशद्रोह के जो मामले हैं, इसमें 160% की बढ़ोतरी आई है। वही कन्विक्शन रेट अगर हम देखें तो ये 3.3% हो गया है। तो यहाँ पर ये करीब 33% से 3.3% तक हो गया है। एक तरफ चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, दूसरी तरफ जो कन्विक्शन होता है कि जिसमें ये माना जाता है कि ये गुनहगार है, वो बहुत ड्रास्टिकली, बहुत बड़े पैमाने पर गिर गया है। उसके अलावा यहाँ पर राइटर ने ये बताया कि ये सेडिशन के मामले लगाना या ये प्रोविजन किसी पे लगाना, यहाँ पर आप उनको पनिश या कन्विक्ट करने के लिए नहीं लगा रहे हैं। इसका उद्देश्य है किसी को भी सताना या परेशान करना या उसकी आवाज दबाना। इस उद्देश्य से सेडिशन का जो प्रोविजन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर केदारनाथ का केस देखें तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का लैंडमार्क जजमेंट है सेडिशन लॉ की। जब भी हम बात करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल 19(2) है जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करी है फ्री स्पीच के लिए, तो उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में जो आपका सेडिशन लॉ है, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो है वो आता है। तो यहाँ पर ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसको माना गया है। उसके अलावा सिटीजन हैव द राइट टू स्पीच एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और विद इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर। तो जो न्यायिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी गई है उसके अगेंस्ट अगर ये वायलेंस या हीन भावना या एक ऐसी अस्थिरता नहीं पैदा करता है तो हम इसे नहीं मान सकते हैं कि ये सेडिशन है का चार्ज है। तो राइट टू स्पीच में यहाँ पर जब भी आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ देखने की जरूरत है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो एक माइन्यूट एक थ्रेड रहता है वो कितना क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट है। सेडिशन जो लॉ है आईपीसी जैसे आपको पता है ब्रिटिश एरा का एक लॉ है, उसी में 124A सेडिशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1891 में उस समय जोगेंद्र चंद्र बोस पर ये उनका जो बोंगोवेशी करके जो उनका प्रकाशन होता था उसके जो एडिटर थे उनके अगेंस्ट ये लगाया गया। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक इनके अगेंस्ट में भी ये केस चला है। उसके अगेंस्ट मास्टर तारा सिंह, महात्मा गांधी, ये आजादी के पहले के कुछ लोग थे जिन पर ये सेडिशन लॉ लगाया गया है। उसके बाद में आजादी के बाद में कुछ फेमस केस हुए हैं देशद्रोह से जुड़े हुए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जो लीडर है प्रवीण तोगड़िया उनके अगेंस्ट लगाया गया था। सिमरजीत सिंह मान जो है जो कि एसईडी अमृतसर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके अगेंस्ट लगाया गया था। विनायक सेन हो या फिर तमिलनाडु के पॉलिटिशियन वी गोपाल सामी हो, इनके अगेंस्ट भी ये केस लगाया गया है। और अगर रिसेंटली देखें तो नूर मोहम्मद भट्ट जो है लेक्चरर ऑफ गांधी मेमोरियल कॉलेज जो है इनके अगेंस्ट भी ये लगाया गया था। 2012 में जैसे कि हमने चर्चा करी तो असीम त्रिवेदी के अगेंस्ट उस टाइम इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट चल रहा था उस समय इन पर ये लगाया गया था। और 2013 में जो अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए है एमआईएम के, उनके अगेंस्ट भी ये लगाया गया था उस समय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर ये कुछ केसेस है फेमस। अगर आप चाहते तो एग्जाम में ये मेंशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 124A सेडिशन का, ये भी काफी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश पे पढ़ते हैं। तो आज का न्यूज इन जो फ्लैश है ये है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का, कि जो हमारा पशुपालन है इसको डेवलप करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। तो कोविड-19 से जुड़े हुए बहुत से मेजर्स लिए गए, उन्हीं में से ये एक मेजर है विद एन आउटले ऑफ 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ के आउटले से ये एक प्रोजेक्ट बताया गया है। ये एक फंड अलॉकेट यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर लोन मिलने में काफी ज्यादा आसानी होगी इस कहीं ना कहीं स्कीम के द्वारा। तो यहाँ पर इट इज द फर्स्ट मेजर फंड लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये पहला ऐसा मेजर फंड
लॉन्च किया गया है, जिसमें डाइवर्स स्टेक होल्डर एक साथ है, जैसे एफपीओ हो गए हमारे, जो फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो डेयरी प्लेयर्स हो गए, जो दुग्ध का उत्पादन करते हैं वो लोग, उसके अलावा जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्यमी है और एनजीओ है, इनको इससे काफी ज्यादा मदद मिलेंगी इस फंड से। उसके अलावा अगर इसका महत्व देखें तो जो एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई जो अलाइड इंडस्ट्री है, जैसे डेयरी सेक्टर हो गया, तो इनको बहुत ज्यादा मदद मिलेंगी, जहाँ पे करीब 100 मिलियन भारतीय एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर ये जो 100 मिलियन का आंकड़ा है, ये खास तौर पे रूरल इंडिया में है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ग्रामीण क्षेत्र को इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। इससे पहले भी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अनाउंसमेंट करा, उसके बाद में ये दूसरा बड़ा कदम है जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हुए लिया गया है। तो चलिए, आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा और कोई आपको जानकारी चाहिए तो वो आप लॉ सीखो की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और पर्टिकुलर चीज हमारे टीएनए में ऐड करना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।